Hello and welcome to your favorite YouTube channel Imran Sir Success Point. I am your mentor इमरान खान. चलिए आज हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में. ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर है. इसके पहले मैंने आपको नेशनल इनकम के फॉर्मूले बनाना सिखाए थे. ठीक है, किस तरीके से बेसिक फॉर्मूले बनाना है. अब आज हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का. पहला जो मेथड है वो है इनकम मेथड. ठीक है ना, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और वो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है. तो इनकम यानी आय, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है, इसको बड़े सिंपल तरीके से समझते हैं. इनकम मेथड एक ऐसा मेथड होता है जो हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए हम जो मेहनत देते हैं, फैक्टर ऑफ सर्विसेज देते हैं ना, उसके बदले में जो हमें पेमेंट मिलता है वो कहलाता है. सपोज दैट मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए कोई मदद करी. ठीक है, जैसे आप लोग को यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल इनकम डेट एक्रू टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर प्रोडक्शन करने के लिए जो मदद हम लोग करते हैं उसके बदले में जो इनकम मिलती है, अब किस रूप में मिलेगी? या तो वेजेस के रूप में मिलेगी, रेंट के रूप में मिलेगी, इंटरेस्ट के रूप में मिलेगी, या फिर प्रॉफिट के रूप में मिलती है. उसे क्या बोला जाता है? इनकम बोला जाता है. और उस मेथड को यूज करके हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं. इनकम यानी पैसा, आय. जब सैलरी नहीं, जब काम ही नहीं करोगे तो सैलरी किस बात की लोगे? और सैलरी नहीं मिलेगी तो घर बार कैसा चलाओगे? है ना, ऐसा ही. घर बार चलाना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है. ठीक है, अब लॉकडाउन हो गया, मेरे ब्रदर इन लॉ बड़े परेशान हैं. बाहर तैयारी कर रहे थे, सोच रहे थे कि चलो अब तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम होगा तो हम लोग एग्ज़ाम क्रॉस कर लेंगे, कहीं नौकरी करेंगे, नौकरी करने के बाद सैलरी मिलेगी, तो सैलरी करने के बाद वो लोग सोच रहे थे कि शादी करेंगे. मगर अब लॉकडाउन हो गया, ना वो तैयारी कर पा रहे हैं, ना बाहर जा पा रहे हैं. ठीक है, अब शादी भी जो है उनकी वो थोड़ी लंबी हो जाएगी, अब थोड़ी सा दूर लंबे समय बाद होगी. ठीक है, अब अगर वो वीडियो देख रहे होंगे सोच रहे होंगे कि जीजू कैसी बातें कर रहे हैं. ठीक है ना, समझाने के लिए कि अगर आप सर्विस दोगे, अगर आपको याद हो आप लोगों ने बात करी थी फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम. फैक्टर इनकम ऐसी इनकम होती थी जो फैक्टर प्रोडक्शन करने के लिए उसके एवज में मिलती थी हमें. यानी हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए कुछ ना कुछ सर्विसेज दी ना, लैंड दी, बिल्डिंग दी, उसके बदले में जो हमें पैसे मिलते थे वो हमारी क्या कहलाती थी? फैक्टर इनकम कहलाती थी. ट्रांसफर इनकम, इसी में बात आएगी, कहीं ना कहीं वो बात आएगी ट्रांसफर इनकम की, उसकी बात भी मैं बाद में करूंगा. इनकम मेथड से क्या निकल कर आता है? एनडीपीएफसी निकल कर आता है. क्या निकल कर आता है? एनडीपीएफसी. इसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं. डोमेस्टिक इनकम यानी हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंतर्गत जो इनकम होगी, जो लोगों में बटेगी, उसको डोमेस्टिक इनकम बोला जाता है. अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं. कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट. COE, OS यानी ऑपरेटिंग सरप्लस, और MI, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इनकम. मैं आपको उसको दूसरे तरीके से समझाऊंगा. ठीक है, जिससे वो आपको आसानी से बना रहे. इंश्योरेंस कंपनी वाले अगर आए, ठीक है, तो घर में अगर पापा नहीं होंगे तो वो किसको पकड़ेंगे? बच्चों को पकड़ेंगे. और उनके बच्चे नहीं मिले तो उनके जो बच्चे होंगे उनको पकड़ेंगे. ठीक है ना. चलो, तो हम लोग समझते हैं ये हैं 3 पापा जी. हमारे घर में दादा के 3 बच्चे, COE, OS और MI. अब COE यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. क्या बात बोल रहा हूं मैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. अब क्या है इसका मतलब? क्या होता है? एम्प्लॉय यानी कर्मचारियों को मेहनताना मिलना. ठीक है, अब कैसे मिलेगा? अगर COE आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया गया है तो आप लोग COE को डायरेक्ट लिख दोगे, प्लस कर दोगे. OS को अगर डायरेक्ट लिखा है उसको लिख के प्लस कर दोगे, और MI को लिखकर उसमें प्लस कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है. मगर आप जितना सोच रहे हो कितना सूजी का हलवा हमें मिल जाएगा खाने को 6 नंबर के क्वेश्चन में, उतना मिलना नहीं है. अब COE नहीं है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं है, तो हम लोग क्या ढूंढेंगे? सैलरी और वेजेस इन काइंड. यहां पर मैंने एंड लिख दिया है, अपन लोग और लिख सकते हैं. यहां पर सैलरी और वेजेस इन कैश. डायरेक्ट सैलरी मिल रही है,
आपके खाते में डायरेक्ट पैसा आ रहा है या मजदूरों को उनका मेहनताना मिल रहा है। सैलरी एंड वेजेस, यहां पर और लिख देता हूं मैं, सैलरी और वेजेस इन काइंड, काइंड के रूप में, काइंड का मतलब होता है दयालुता के रूप में। एम्प्लॉयर, बात समझना मैं क्या कह रहा हूं, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कह दिया कि भैया चलो मैं तुम्हें घर किराए से रहने के लिए देता हूं, तुम जो भी किराया लगेगा वो मैं बियर करूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें गाड़ी की फैसिलिटी दे रहा हूं कि तुम ऑफिस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर इसी गाड़ी से आओगे, जो भी होगा वो कंपनी उठाएगी यानी मैं उठाऊंगा, ठीक है। ये क्या हो गया, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। और अगला, सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर, यहां पर मैंने क्या लिखा है, एम्प्लॉयर, यानी जो नौकरी प्रोवाइड कराता है। अगर आपको याद हो 11वीं क्लास में हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था, जब हम लोग एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर आता था, ठीक है। एम्प्लॉय यानी जो काम करता है, एम्प्लॉयर यानी जो नौकरी देता है। एम्प्लॉयर ने क्या करा कि अभी आप हमारे कंपनी में काम कर रहे हो, जब आप रिटायर होगे तो हम आपको कुछ देंगे, तो उसके लिए क्या होता है कि वो कर्म, आपका जो कंपनी है वो कुछ ना कुछ आपके जोड़ के, आपकी सैलरी के अलावा कुछ जोड़ रही है, जैसे हम लोग पीएफ वगैरह भी बोल सकते हैं, ईपीएफ वगैरह भी बोल सकते हैं। बाद में आपको जब आप रिटायर हो जाओगे या आपका आप नौकरी से चले जाओगे तब वो पैसा आपको उसका मिलेगा, ठीक है। वो बोला जाता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर। अब सीओई डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं मिलेगा तो हमें क्या ढूंढना है, सीओई के 3 जो बच्चे हैं, सैलरी और वेजेस इन कैश, सैलरी वेजेस इन काइंड और सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर। अगर किसी क्वेश्चन में सीओई भी दिया गया है और ये 3 भी दिए गए हैं तो इन तीनों को इग्नोर कर देना है। अगर क्वेश्चन में सीओई डायरेक्ट दिया गया है तो हमें क्या इग्नोर कर देना है, इनके बच्चों को इग्नोर कर देना है। जब पापा जी मिल गए तो बच्चों को कोई काम नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी वाले सीओई से ही बात कर लेंगे, ठीक है ना, पापा से बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, खत्म, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको अच्छा लिखने का तरीका मैं बताता हूं। अगर आपसे पूछा जाए अगर ये 3 बच्चे दिए गए तो आप इसके लिए एक ब्रैकेट लगाकर लिखिएगा 1 + 2 + 3 यानी 3। जरूरी नहीं कि ये तीनों दिए गए हों, इनमें से कोई 2 भी दिए जा सकते हैं। क्या दिए जा सकते हैं, कोई 2 भी दिए जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। 1 2 3, इनमें से ये दे दिया और ये दे दिया, ये नहीं दिया तो उसको 0 मान लेंगे, यहाँ पर 0 लिख देंगे, प्लस कर दिया, ये समझ में आ गया। चलो अब चाचा जी के पास गए, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस का क्या होता है कि अगर मैंने प्रॉपर्टी, ऐसी इनकम जो एंटरप्रेन्योर को उसकी प्रॉपर्टी पर होती है उसको ऑपरेटिंग सरप्लस बोला जाएगा। ऑपरेट मतलब होता है किसी चीज को चलायमान करना और सरप्लस यानी उसको आगे बढ़ाने में थोड़ी और मदद करना, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है डायरेक्ट तो उसके अगर बच्चे दिए गए हैं तो उनको हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे, ध्यान रखिएगा बेटा, उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। अब इग्नोर करने की बात थोड़ी देर में अपन लोग करेंगे। अब पहले समझ लेते हैं, अगर पापा नहीं मिले, चाचा नहीं मिले, ठीक है, तो अब क्या ढूंढेंगे। अब पहले 2 होते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, क्या होगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप आपका मतलब आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हो, उद्यमिता, ठीक है। उद्यमिता का मतलब क्या होता है कि ऐसा इंसान जो इनोवेटिव सोचता है, कोई नई चीज लाता है और रिस्क लेने की उसमें हिम्मत होती है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाता है, एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। अब प्रॉपर्टी से क्या इनकम होगी, मैंने अपनी फैक्ट्री किराए पर दी किसी को या मैंने अपनी लैंड किसी को दी तो उसके बदले में रेंट मिला। मैंने अब कह दिया कि भैया चलो तुम मेरा नाम लेके प्रोडक्शन करो तो मैं तुमसे इतने, उसके बदले में क्या लूंगा, रॉयल्टी लूंगा। किसी क्वेश्चन में रेंट और रॉयल्टी अलग अलग दिए रहते हैं, ठीक है, मगर अलग अलग दिए गए हैं तो भी उनको प्लस करना है। एक ही हेड में दिया गया तो वैसे तो प्लस है ही है वो उसमें। फिर आता है प्रॉपर्टी इंटरेस्ट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या दिया गया, इंटरेस्ट दिया गया। मैंने पैसे दिए किसी को उधार पर, ठीक है, तो उतने थोड़ी मैं ब्याज भी लूंगा तो इंटरेस्ट मिला मुझे। तो
तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से क्या क्या मिलेगा, रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट। और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता से क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। अब लाभ हम पूरा तो रख नहीं लेंगे कि नहीं ठीक है यार अब किसी को नहीं देना, हमें कोई भी ऐप नहीं देना, ऐसा नहीं होता है भैया। लाभ का कुछ ना कुछ हिस्सा तो देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। प्रॉफिट, अब प्रॉफिट में सबसे पहले समझते हैं कॉर्पोरेट टैक्स या प्रॉफिट टैक्स। अब मुझे प्रॉफिट मिला, मैंने काम करा, मुझे उसके बदले में प्रॉफिट मिला, यानी मैंने प्रोडक्शन करा, मेरी कंपनी को फायदा मिला, तो अब मैं पूरा प्रॉफिट तो रखूंगा नहीं, गवर्नमेंट कहेगी दियो टैक्स, दियो हमें, प्रॉफिट हुआ ना टैक्स दियो। या तो उसको क्या बोला जाएगा, प्रॉफिट टैक्स, या इसको बोला जाएगा कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट मूवी देखी थी विवेक ओबराई और अजय देवगन की, वही चीज़, टैक्स देना पड़ता है। क्या दोगे, टैक्स दोगे, या तो प्रॉफिट टैक्स बोला जाएगा या कॉर्पोरेट टैक्स बोला जाएगा। अब बहुत सारे लोगों ने आपकी कंपनी में क्या लगाए हैं बेटा, पैसे लगाए हैं, तो जो प्रॉफिट होगा तो शेयर पर हम लोग क्या देते हैं उनको, क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं। प्रॉफिट का छोटा हिस्सा डिविडेंड कहलाता है कि नहीं कहलाता है, अपन ने उनको डिविडेंड दे दिया। चलो अब प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बचेगा, बिल्कुल बचेगा यार। अब जो बचा वो आपने अपने पास रख लिया कि फ्यूचर में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, फ्यूचर में इसका इस्तेमाल करेंगे। देखो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में पोपटलाल कैसे अपने पैसों को बचा कर चलता है, रिचार्ज के ही पैसे नहीं होते हैं उसके पास, हैं दूसरे के मोबाइल से कॉल लगा लेता है। तो कहीं ना कहीं जोड़ के रखना कि जब वो कहते हैं ना हमारी शादी होगी तो क्या करेंगे हम उसके बदले में, ऐसा कोई शादी होगी तो हम ये इंतज़ाम करेंगे, ये इंतज़ाम करेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, एंड सो ऑन चीज़ें, ठीक है। अब क्या भैया रिटेन अर्निंग हो गई, हम लोग इसके बारे में 11वीं क्लास में बहुत पढ़ चुके हैं। चलिए अब ऑपरेटिंग सरप्लस अगर डायरेक्ट दिया गया है तो ये चीज़ें हमें इग्नोर कर देनी है, समझिएगा। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया गया है तो ये चीज़ें हमें इग्नोर कर देनी है। अगर नहीं दिया गया है तो बच्चों को ढूंढो, बच्चों में रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट डायरेक्ट दिया गया बिल्कुल लिख दीजिए आराम से, ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि क्या बोल रहा हूं मैं, लिख दिया। अगर प्रॉफिट भी नहीं है तो अब क्या करोगे, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग और कॉर्पोरेट टैक्स, इन तीनों को ढूंढो। इन तीनों को जोड़ोगे तो प्रॉफिट मिलेगा और प्रॉफिट को इसके साथ जोड़ोगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा। अब जरूरी नहीं कि ये तीनों मिल जाएं, इनमें से कोई दो भी मिल सकता है, एक भी मिल सकता है, ठीक है ना, एक भी मिल सकता है, दो भी मिल सकते हैं, तो उसको भी जोड़ देंगे जो मिलेगा। अब इसको कैसे रखेंगे, इसको भी ब्रैकेट में ही सॉल्व करेंगे, इससे एग्जामिनर को आसानी होगी कि यार इसने अच्छा ऑपरेटिंग सरप्लस की चीज़ें एक ब्रैकेट में जोड़कर रखी हैं, तो उसको चीज़ फाइंड आउट करने में आसानी होगी। तो भैया जैसे रेंट 1, इसी में रॉयल्टी भी हमने इंक्लूड कर लिया, सेकंड इंटरेस्ट और थर्ड प्रॉफिट, ठीक है, 3 जोड़ लिए, 3 ही हैं मोस्टली, ठीक है। रेंट, रॉयल्टी, इसी में हमने रेंट रॉयल्टी फर्स्ट वाले में जोड़ लिया, सेकंड वाले में इंटरेस्ट और तीसरे वाले में प्रॉफिट। अब तीसरे वाले में प्रॉफिट नहीं दिया गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक ब्रैकेट और लगाकर ये तीनों चीजें क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, इसके अंदर भी लिख देंगे 1 + 2 + 3, और ये ब्रैकेट यहां पर, जो ब्रैकेट मैंने यहां पर लगा दिया है, अब वो ब्रैकेट यहां पर लगा देंगे, मगर कब, जब ये प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं दिया होगा तब। इसको सॉल्व करा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मैं आपको एक सवाल लगा के ही बताऊंगा, कितने, ये लोग कह रहे हैं 2, ठीक है, चलिए 2 सवाल लगा के आपको बता दूंगा, ठीक है, खुश, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब बचे एमआई का सब पार्ट करा नहीं जाएगा, तीसरे भाई, ठीक है ना, 3 भाई भैया, क्या हो गया, पापा, चाचा जी और दूसरे चाचा जी, मगर इनकी शादी नहीं हुई तो इनके बच्चे होने के सवाल ही नहीं है, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है। अब मिक्स्ड इनकम होती क्या है, इनकम जनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर, यानी अपना काम वो कर रहे हैं, उसके बदले में जो उनको इनकम हो रही है वो कहलाती है मिक्स्ड इनकम। अब जैसे मैंने यहां पर लिखा है, बार्बर अपनी दुकान खोल रहा है,
उसके बदले में जो पैसा मिलेंगे वो उसका खुद का इनकम है। फार्मर किसान खेत में मजदूरी कर रहा है, अपना काम कर रहा है, फसल उगा रहा है, वो पैसे कमाएगा, उसके खुद के होंगे, इनकम हो रही है। अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस लाइक रिटेल ट्रेडर, स्मॉल शॉपकीपर वगैरह, छोटे व्यापारी वगैरह जो होते हैं, छोटे दुकानदार होते हैं, या रिटेल ट्रेडर फुटकर व्यापारी वगैरह जो होते हैं, उनको कायम में रखा जाता है, मिक्स्ड इनकम में रखा जाता है। तीनों को COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस MI को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, NDPFC आएगा। आगे बताए थोड़ा सा कि इतने में हो गया, नहीं ना, अब इसको रफ करना पड़ेगा तभी जाकर तो आगे बता पाऊंगा, तो इसको रफ कर दूं, ठीक है। चलिए, अब मैंने क्या बोला था आपसे, NDPFC निकल कर आता है, क्या निकल कर आता है, NDPFC निकल कर आता है काय से, COE प्लस OS प्लस MI, ठीक है बेटा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनकम मेथड, वो रफ हो गया, इनकम मेथड, या इसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। कभी कभी कुछ क्वेश्चन में आपको लिख दिया गया कि फाइंड आउट डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। अब COE को प्लस करा तो ये निकल कर आ गया, क्या निकल कर आ गया, NDPFC इससे निकल कर आ गया। हमें निकालना है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, हमें नेशनल इनकम निकालनी है। नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं, NNPFC बोलते हैं, मैं अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं। अब क्या निकालना है, NNPFC निकालना है। जो चीज़ निकालनी होती है वो मैंने क्या बताया था, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और जो चीज़ दी गई होती है उसको किस साइड लिखते हैं, राइट हैंड साइड। NDPFC, NNPFC दिया गया है। अब हमें डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले वाली क्लास देखी थी कि नहीं देखी थी, नहीं देखी है तो उसको जाकर देख लें। बेसिक फॉर्मूले, बेसिक क्वेश्चन भी मैंने लगाना बताए थे, वो भी जाकर देख लें, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा कि बाकी लोग भी देख सकें। तो डोमेस्टिक से नेशनल पर गए तो क्या करेंगे, प्लस NFIA कर देंगे। NFIA अगर नहीं दिया गया तो क्या ढूंढेंगे क्वेश्चन में, फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ढूंढेंगे। बस इतना रख देंगे। अपन लोग क्या करेंगे, NDPFC में NFIA जोड़ देंगे तो आपकी नेशनल इनकम निकल कर सामने आ जाएगी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। पहले COE, OS, MI। COE नहीं मिला तो कितनी चीजें ढूंढेंगे, 3 चीजें ढूंढेंगे। कौन कौन सी, सैलरी एंड वेजेस, सैलरी और वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड, और सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर, यानी नौकरी देने वाला। ऑपरेटिंग सरप्लस, यानी ऐसी इनकम जो एंटरप्रेन्योर को प्रॉपर्टी से हो, ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर ये नहीं मिलता है क्वेश्चन में तो कितनी चीजें ढूंढोगे, 3, मोस्टली तो 3 होंगी। कौन कौन सी, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तीनों मिल गए, जोड़ दो। प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो प्रॉफिट के 3 कितने बताए थे, प्रॉफिट के भी 3 बताए थे, इसका सब पार्ट हो गया। अगर प्रॉफिट नहीं मिलता है तो उसके 3 पार्ट ढूंढोगे। कौन से, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, जिसको प्रॉफिट टैक्स भी बोला जाएगा, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है बेटा। और MI मिक्स्ड इनकम, इसको सब पार्ट में बांटा ही नहीं गया था, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैं उसकी एक पिक खींचकर वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन बताऊंगा तो दोनों क्वेश्चनों की मैं पिक खींच के वीडियो में डाल दूंगा। तो आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा, अगर मोबाइल में देख रहे हो तो मोबाइल की स्क्रीन पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर लैपटॉप में देखना है तो लैपटॉप की पॉइंटर से, ठीक है, उसको पॉज कर लीजिएगा, आराम से क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आगे समझिएगा कि क्या क्या आपको क्वेश्चन में दिया गया था और किस तरीके से हमें क्वेश्चन लगा के बताया है इमरान सर ने, ठीक है ना बेटा। कोई भी डिफिकल्टी हो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, ठीक है। मैंने स्क्रीन पे देखी, आपने वो देख ली कोई, मैंने स्क्रीन पर आपकी फोटो भी डाल दी है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी लिख लिया है जिससे आपको डिफिकल्टी ना हो।
तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको सिंपल लगाना बता रहा हूं कि एनडीपीएफसी कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं। देख लीजिए एक बार, लिखा हुआ है पहले अपन लोग इनकम मेथड यानी एनडीपीएफसी ही फाइंड आउट करना सीखते हैं। क्वेश्चन में से 2 की जगह 3 हो जाएंगे, कहीं जाना है थोड़ी देर में चले जाना, ठीक है ना। तो कैलकुलेट एनडीपीएफसी। अब मैंने आपको क्या बताया था, एनडीपीएफ इधर पे मैं लिख देता हूं। एनडीपीएफसी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 3 चीजें, सीओई, ओएस और एमआई। देखिए एमआई दिया गया है और सीओई दिया गया है, ठीक है ना, दिया गया है। चलिए इनको प्लस कर लेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एनडीपीएफसी इज इक्वल टू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। सीओई की वैल्यू कितनी दी गई है, 1000। एमआई की वैल्यू भी 1000। अब कहते हो सर ओएस लिखना भूल गए। अब ओएस डायरेक्ट तो दिया नहीं गया है, तो क्या क्या दिया गया है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट अलग अलग दिया गया है। मैंने आपको समझाया भी था कि रेंट और रॉयल्टी कभी किसी क्वेश्चन में अलग भी दिया रहता है, मगर उनको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने नीचे यहाँ पर समझाने के लिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई। क्वेश्चन में एक बार देख लीजिए आप लोग, ए रेंट, बी रॉयल्टी, सी इंटरेस्ट और ई प्रॉफिट लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इनकी वैल्यू लिख दें, वैल्यू तो लिखना पड़ेगी कि नहीं लिखना पड़ेगी, कैसी क्वेश्चन हो जाएगा। पर वो 12 बट्टे का तोहफा मिलेगा तुम लोगों को, इसलिए लगा लो। तो 1 और 1000 कितने हो गए, ये हो गए 2000 बेटा। 400, 200, 500, 600, 1100 और 500 था, ठीक है ना। 500 लिख लो यार, ठीक है, 500 रुपये मान लो। तो कितना हो गया, 1600। कितना हो गया, 3600 करोड़। ये भी क्या दिए गए बेटा, करोड़ में दिए गए। मैंने आपको ये बताया था जब बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे और जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताए थे, ठीक है, उसमें करोड़ लिखा था। तो करोड़ लिखना ज़रूरी है, इसके भी नंबर देखे जाते हैं। तो ये आ गया 3600 करोड़, आ गया आपका आंसर आ गया। चलिए अब लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन का क्वेश्चन देखिए अब स्क्रीन पर। जैसा कि मैंने आपकी स्क्रीन पर डाल दिया है क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इधर भी लिख दिया है। इसमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एनएनपीएफसी। हट जाओ यहाँ से, लो। तो कैलकुलेट करना है एनएनपीएफसी, मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इनकम मेथड से सॉल्व करना है। अब इनकम मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, एनडीपीएफसी सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखें, दिया गया है ए प्लस ओएस ई और एमआई 16,100 दिया गया है। क्या दिया गया है, एफ दिया गया है, लिख लिया अपन लोगों ने, ठीक है। अब इसको प्लस कर देते हैं। वैल्यू दी गई है, देखिए 13,300 प्लस 5,000 प्लस 16,100 ये दिया गया है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 18,300 प्लस 16,100, तो ये कितना हो गया, 34,400 हो गया, ठीक है। 34,400 प्लस करना बता दूं कैसे करा जाता है प्लस, नहीं ना। चलो ये करोड़ में आ गया। इतने में नहीं होना है, क्या निकालना है, एनएनपीएफसी निकालना है। तुम लोगों ने बैग ही पैक कर लिया, रुक जाओ भैया। एनएनपीएफसी
NDP, FC, N से N, P से P वही है, FC वही है, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, क्या तो करेंगे NFIA प्लस कर देंगे, यानी 34,400 प्लस NFIA कहाँ पर है, ये है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 300, यहाँ पर लिखा अपन लोगों ने 300, 34,700 करोड़, ये आ गया आपका आंसर। दूसरा सवाल खत्म। चलिए, मैंने आपको 2 क्वेश्चन लगाना बताया, बाकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। अगर आपसे नहीं बने तो आप उसकी पिक मुझे भेज सकते हैं, ठीक है ना। सारा नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया हुआ है, ठीक है ना। मेरी वेबसाइट भी है, वेबसाइट पर आप मेरे नंबर को भी देख सकते हैं, वहाँ पर मुझे मेल भी कर सकते हैं, तो मैं आपके क्वेश्चनों का आंसर दूंगा। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन मोर परफेक्ट। क्वेश्चन को, फॉर्मूले को समझिएगा, जिस तरीके से समझाया था। पापा जी इंश्योरेंस कंपनियाँ वाले आए तो पापा जी को ढूंढेंगे, पापा जी नहीं मिलेंगे तो उनके बच्चे, और उनके बच्चे भी नहीं मिल रहे तो उनके बच्चे, ठीक है ना। आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में, और उसको आसान बनाकर बताऊंगा, ठीक है। बहुत ही आसान बनाकर बताऊंगा कि आपको उसको हमेशा याद रहे और आपके 6 में 6 मार्क्स आए, ठीक है। तो मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपने इमरान सर को। नमस्कार, गुड बाय और सलाम।